बंद है, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायो में, और वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस चैप्टर को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम सोनी प्रसाद है और मैं +2 हाई स्कूल बनियाडीह में बायो पढ़ाती हूँ +2 में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लॉकडाउन में घर पर हो लेकिन कुछ पढ़ाई भी करनी है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं एक नया टॉपिक के साथ। वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन, प्रजनन जिसको हिंदी में कहते हैं, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब क्या हुआ इसका? भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी भी स्पेसीज को अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनाइजम प्रोड्यूस कर सकता है तो इसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। क्यों जरूरी है ये? अगर ये सवाल उठता है तो ये बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि ताकि उसकी स्पेसीज, उसकी जाति कायम रहे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो वहां पर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो इस रिप्रोडक्शन में उनकी मदद करता है। फ्लावर, फूल बड़ा ही सुंदर और अट्रैक्टिव पार्ट है जिसको सबने देखा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये होगा अ कलरफुल अट्रैक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। एक बहुत ही रंगीन, सुंदर, जिसको देख करके लोग आकर्षित हो सके और जो प्लांट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सके उसको हम फ्लावर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्लावर जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक फ्लावर को जब हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा लगेगा कि कंडेंस्ड स्टेम है जिसमें बहुत सारे लीफलेट्स जुड़े हुए हैं। अब कंडेंस्ड स्टेम का मतलब क्या होता है? जब भी हम स्टेम को कैरेक्टराइज करते हैं तो हमें दो चीजें नजर आती हैं, एक नोड और एक इंटरनोड। नोड जहां से लीफ ओरिजिनेट करते हैं और इंटरनोड दो नोड के बीच का गैप होता है। फ्लावर के केस में इंटरनोड जो है वो एकदम शॉर्ट हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि डिस्क के जैसा होता है जिसमें फ्लावर के सारे पार्ट्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। अगर हम ध्यान से फ्लावर को देखेंगे तो सारे पार्ट्स जो है कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, अलग देखने में लगते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? अगर हम इनकी बात करें तो वो पार्ट्स हैं कैलिक्स, कोरोना, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। अब फ्लावर को हम बाहर से भीतर की ओर चलेंगे। फ्लावर को जब हम देखेंगे तो वो उसमें बहुत सारे वर्ड्स, चक्र नजर आते हैं। तो हम बाहर से भीतर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले बाहर में ग्रीन कलर का एक कवरिंग नजर आता है। उस ग्रीन कलर के कवरिंग को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं और इंडिविजुअली अगर हम सिंगुलर फॉर्म में इसको लिखें तो वो हो जाएगा सेपल्स। कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है जो फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद उसके अंदर के वर्ग की जब हम बात करते हैं तो वो बड़ा ही कलरफुल होता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। ग्रीन छोड़कर सारे कलर्स उसमें हो सकते हैं और वो कलरफुल वर्ड्स जो है वो है कोरोना, जो पेटल्स से मिलकर बना है। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हम जाएंगे तो वो है एंडोसियम, जो स्टेमेंस का वर्ड्स है, और नेक्स्ट है गाइनोसियम जो पिस्टल का वर्ड्स है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ये सारे पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, जैसे कि ये कलरफुल पार्ट जो है ये पेटल्स, और उसके बाद ये है आपका एंथर, फिलामेंट, स्टमेन, और ये आपका सेपल्स, और ये आप जो रेड कलर का ये जो दिख रहा है ये है पिस्टल। अब हम बात करते हैं कि इन फ्लावर के पार्ट्स में हमारे कौन कौन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फ्लावर में दो पार्ट ऐसे होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं और वो पार्ट है स्टमेन एंड पिस्टल। स्टमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां पर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है, और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
जहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड होता है। अब स्टामेन में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होना है, मेल गैमेट बनना है, वो कैसे बनेगा, और पिस्टल में फीमेल गैमेट बनना है, कैसे बनेगा, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसको पॉज कर देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्लावर के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का थर्ड वर्ड है, तीसरा चक्र है, जिसमें स्टामेन प्रेजेंट रहता है। स्टामेन में दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं, पहला है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। एंथर जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फिलामेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसे हवा में इधर उधर झूमने देता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन स्प्रेड हो सके। अब हम एंथर की बात करते हैं, एंथर कैसा होता है। अगर हम किसी भी फ्लावर का हम चलिए ओरल के फूल की बात करते हैं, हिबिस्कस की बात करते हैं। जब हम हिबिस्कस के एंथर को देखेंगे तो वो हमें उसमें दो लोब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जो बीच में एक पार्टीशन से रहेगा। ये दोनों लोब जो है, इस दोनों लोब में दो थीका रहते हैं। एक लोब के अंदर दो थीका है, इसी तरह से दो लोब है तो टोटल 4 थीका होते हैं, और इस 4 थीका के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। जब हम एंथर का सेक्शन काटते हैं तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसमें दो लोब जैसा स्ट्रक्चर है और 4 ऐसे स्पोरोजिनस टिश्यू वाले रीजन है जहां पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। अब इस एंथर में अगर हम देखें तो हमें 4 लेयर नजर आते हैं। बाहर से भीतर की अगर हम जाए तो ये पहला लेयर एपिडर्मिस, दूसरा लेयर एंडोथीसियम, तीसरा लेयर मिडिल लेयर और फोर्थ वन है टैपिटम। ये 4 लेयर से स्पोरोजिनस टिश्यू कवर्ड रहता है। अब इस 4 लेयर में फर्स्ट 3 लेयर्स दैट मींस एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्पोरोजिनस सेल्स को, लेकिन जो फोर्थ लेयर है टैपिटम, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज में जब पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे तो उसमें वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स है वो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए तो भाई पोषण तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए, बिना न्यूट्रिशन के वो डिवाइड तो कर नहीं सकता। तो उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए टैपिटम आगे आता है। अब हम स्पोरोजिनस टिश्यूज की बात करते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करते हैं। हमने डायग्राम में देखा था कि एंथर में 4 लेयर्स होते हैं। 4 लेयर्स में सबसे अंदर का जो लेयर है वो टैपिटम है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोरोजिनस सेल से बने होते हैं, जो मेयोसिस डिवीजन करता है, जिससे कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। हम बात कर लेते हैं मेयोसिस डिवीजन है क्या। मेयोसिस डिवीजन एक रिडक्शन डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स हाफ हो जाते हैं। अगर हम बात करें स्पोरोजिनस सेल की तो ये 2n होता है। 2n का मतलब है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम ध्यान दें सेल्स में तो क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट है। हम ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं कितने क्रोमोसोम्स हैं, हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम या कहते हैं 23 पेयर्स, कहते हैं ना। अब ये 23 पेयर्स का कहने का मतलब है क्रोमोसोम नंबर 1 2 बार है, क्रोमोसोम नंबर 2 2 बार है, क्रोमोसोम नंबर 3 3 बार है। इस तरह से 23 तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं 2 बार, और इस तरह से 46 बनते हैं। जब हम सॉक्स की बात करते हैं तो क्या कहते हैं 1 पेयर ऑफ सॉक्स। 1 पेयर ऑफ सॉक्स मतलब 2 मोजे उसमें आ रहे दोनों पैर के। इसी तरीके से क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में रहते हैं। तो स्पोरोजिनस सेल्स में क्रोमोसोम्स पेयर्स में है, दैट मींस 2 सेट्स में है, तो ये 2n कंडीशन में है। और
जब हम मियोसिस में आते हैं तो मदर सेल से डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। दैट मीन्स ओनली एंड दैट मीन्स पॉलिन ग्रेन के पास आएंगे तो इसके पास सिर्फ 1 सेल्स होगा। और इस जब भी मियोसिस डिवीजन होगा तब 4 डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो टेट्राड बना दैट मीन्स 4 डॉटर सेल्स हैविंग हाफ क्रोमोसोम नंबर हैविंग ऑन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये टेट्राड में जितने भी चारों सेल्स हैं वो सारे के सारे फंक्शनल होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो डेवलप होता है पॉलिन ग्रेन्स में। कैसे होगा? वही हमारा जो कैपिटल जो लेयर था वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जब पॉलिन ग्रेन डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं और 2 सेल्स होते हैं। एक सेल्स बड़ा सा होता है जिसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी रहता है और साइटोप्लाज्म से भरा रहता है। इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और इसी में एक छोटा सा सेल इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है और इसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। ये कंडीशन नियर अबाउट 60% एंजियोस्पर्म में दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट में इस कंडीशन में पॉलिन ग्रेन जो है एंथर से बाहर निकल जाते हैं। इसी स्टेज मतलब 2 सेल कंडीशन, इसी कंडीशन में ये पॉलिन ग्रेन एंथर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही केसेस में ये जर्म से फर्दर डिवाइड करके 2 मेन गैमेट बना लेता है और उस 3 सेल कंडीशन में वो बाहर में रिलीज होता है। हम इसकी बात करेंगे, ये पॉलिन ग्रेन का जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसका पॉलिन ग्रेन देखने में कैसा होता है अगर हम इसकी बात करें, चलिए इसके पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप उड़हूल का फूल को टच कीजिए, उसके अंदर आपके हाथ में कुछ पाउडरी जैसा सब्सटेंस येलो कलर का लग जाता है, दैट इज पॉलिन ग्रेन। आप उसको ले लीजिए, उसको एक स्लाइड में पानी का एक बूंद लेकर उसमें छिड़क दीजिए, उसको माइक्रोस्कोप में देखिए, आपको बड़ा खूबसूरत ऑर्नामेंटेशन एकदम सजावट के साथ आपको देखने में लगेगा। अगर हम इस पॉलिन ग्रेन को ध्यान से देखेंगे तो हमें 2 लेयर नजर आते हैं। एक आपका है एक्साइल और दूसरा है एंटाइन। एक्साइल जो है एक विशेष प्रकार का केमिकल से बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। एक्साइल आउटरमोस्ट हार्ड कवरिंग जो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। ये ऐसा केमिकल है जो किसी भी एंजाइम से डिकम्पोज नहीं होता, डिजेनरेट नहीं करता, परसिस्ट करता है। कोई भी हार्श कंडीशन हो एनवायरमेंट का सुटेबल ना, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, पानी में चला गया कहीं भी, तो ये स्पोरोपोलेनिन इस पॉलिन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब हम एंजाइम की बात करते हैं, इसका इनरमोस्ट लेयर की बात करते हैं, सेकंड लेयर की, तो ये आपका सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ है। स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ एक्साइल पूरे पॉलिन ग्रेन को कवर करके रखता है, लेकिन एक जगह छूट जाता है, एक गैप छूट जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। और जब ये पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर पड़ेगा और जब ये जर्मिनेट करेगा तब एंटाइन इसी जर्म पोर से बाहर आएगा। ये पॉलिन ग्रेन्स जो है, इसका जो आउटर मोस्ट एक्साइल का जो स्ट्रक्चर है बड़ा ही ऑर्नामेंटल है, मतलब बड़ा ही सजावटी जैसा है। और ये हर एक स्पेसिस के लिए जो ऑर्नामेंटेशन इसका किया हुआ है हर एक स्पेसिस का अलग अलग होता है। मतलब अगर हम स्पेसिस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो
लेकिन हम पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी की बात करते हैं, मतलब कितने देर तक जिंदा रह सकता है। पोलन ग्रेन का उद्देश्य है कि वो स्टिग्मा पर जाए और वहां से मेल गैमेट को ओवरी के अंदर पहुंचा दे, ये उसका उद्देश्य है। इसके लिए उसको जिंदा रहना है। लेकिन अलग अलग स्पेसीज का अलग अलग पोलन ग्रेन्स जो है वो उसकी वायबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ एक स्पेसीज में ये मात्र 30 मिनट तक रह सकता है, लेकिन कुछ एक स्पेसीज में ये कई महीनों तक रह सकता है। इसकी वायबिलिटी मतलब इसकी क्षमता जर्मिनेट करने की, ओवरी के अंदर ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट है उसको फ्यूज करने की जो क्षमता है ये रह सकता है, उसमें कई महीनों तक की क्षमता उसकी रह सकती है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, मतलब न्यूट्रिएंट रिच, मतलब बहुत सारे पोषक तत्व हैं। तो हाल के कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि अच्छा न्यूट्रिशन पाने के लिए पोलन ग्रेन्स को लोग खाते भी हैं। कैसे खाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या इन द फॉर्म ऑफ सिरप, वो लोग उसको खाते भी हैं। और कभी ऐसा भी देखा गया है कि एथलीट्स पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं तो उनकी क्षमता भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम किसके बारे में जाना था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टमन, है ना। स्टमन में हमने देखा था कि कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। बड़ा आश्चर्य लगा होगा भाई, एक सिंपल सा फूड है उसमें इतनी सारी चीजें हैं। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, वैरायटीज होनी है सब में, नहीं तो सारे लोग एक जैसे लगते देखने में। आप और हम सारे लोग पहचान नहीं पाते, हम लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं ना, पहचानते हैं। आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट है जिसके कारण आप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। तो ये पहचान हमारी आती किससे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उससे वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशन हम लोगों के बीच में एक डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं और इसी डिफरेंस के कारण हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसका फायदा पौधों को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे भाई? उसके लिए एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो है फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का गाइनोसियम है और ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, मतलब बाहर से जब हम अंदर की ओर फूल में जाएंगे तो सबसे पहला चक्र हमें मिलेगा कैलिक्स का, उसके बाद का चक्र मिलेगा कोरोना जो कलरफुल है, उसके बाद का चक्र मिलेगा एंडोसियम जो स्टमन है जिसके बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा। और सबसे अंदर में जो पार्ट रहता है, सबसे अंदर वाला चक्र जो है वो है गाइनोसियम। और ये गाइनोसियम जो है इसमें एक पिस्टल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब एक पिस्टल रहेगा तो उसे हम बोलेंगे मोनोकार्पुलरी और जब दो या दो से ज्यादा रहेंगे तब उसको हम बोलेंगे मल्टीकार्पुलरी। मतलब पिस्टल की संख्या के आधार पर मोनोकार्पुलरी भी हो सकता है और मल्टीकार्पुलरी भी हो सकता है। अब मल्टीकार्पुलरी में जितने भी पिस्टल्स हैं उसके ओवरी अगर फ्यूज्ड कंडीशन में है, मतलब जितने सारे पिस्टल्स हैं उनके ओवरी सारे एक जगह मिल गए और फ्यूज हो गए, मिल गए, एक जगह जमा हो गए, तो वो हो गया सिनकार्पस। और अगर ये ओवरी एक दूसरे से फ्री है ना, जैसे हमारी मेरी उंगलियां देखो सब सारे फ्री एक दूसरे से, ये हो गया एपोकार्पस। फिर से मल्टीकार्पुलरी में मोर देन वन पिस्टल। अब ये सारे पिस्टल के ओवरी जो है अगर आपस में मिलकर एक जगह फ्यूज कंडीशन में, बिल्कुल ऐसे फ्यूज कंडीशन एकदम सटे हुए, तो ये हो गया सिनकार्पस। अगर ये ओवरी फ्यूज नहीं है, फ्री है एक दूसरे से, अलग अलग है, तो ये हो गया एपोकार्पस। अब हम बात करते हैं पिस्टल देखने में कैसा होता है। ये हमारे सामने डायग्राम है पिस्टल में जब हम ध्यान देंगे तो हमें इसमें 3 पार्ट्स नजर आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है ये एक ऐसा फ्लावर का पिस्टल का पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आकर बैठते हैं। पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आते हैं और ये जर्मिनेट इसी जगह पर करते हैं। स्टाइल एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स ग्रो होकर के
सोलन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस ओवरी के अंदर इतनी सारी चीजें आपको नजर आ रही है, बाप रे कितनी सारी है। हाइलम है, फनिकल है, माइक्रोपाइलर पोल है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, एम्ब्रायोसेल, क्लेजर पोल, और ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। अब बात करते हैं ओवरी जो है क्या से और क्या है। ओवरी का जब हम सेक्शन काटते हैं तो उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स नजर आते हैं। ये ओव्यूल्स जो है ये ओवरी के वॉल के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। फिर से सुनेंगे, ओवरी के अंदर प्लासेंटा है और प्लासेंटा के साथ ओव्यूल जो है वो अटैच्ड है। अब प्लासेंटा के साथ ओव्यूल का अटैचमेंट डायरेक्टली नहीं होता, एक स्टिक लाइक छड़ी जैसी, एक डंडी जैसी रचना होती है जिसके थ्रू ओवरी के प्लासेंटा के साथ ओव्यूल का अटैचमेंट होता है। उस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फनिकल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर फनिकल। अब ये फनिकल ओव्यूल के जिस भाग से जुड़ता है उसको हम लोग हाइलम कहते हैं। आप अगर चना को ध्यान से देखें, चना तो सबके घर में ध्यान से देखिएगा, उसमें एक छोटा चना का ऊपर का नाम उसका थोड़ा टेढ़ा होता है, उसके नीचे एक छोटी सी छेद होती है और ठीक उसके नीचे एक स्क्वायर मार्क होता है, मतलब एक दाल जैसा स्ट्रक्चर रहता है। देखिएगा उसको जरूर। ये जो है एक्चुअली हाइलम है, मतलब इसी जगह से फनिकल के द्वारा ये ग्राम का सीड ओवरी के प्लासेंटा से जुड़ा है। ठीक है, तो ओवरी के प्लासेंटा से जोड़ने का काम फनिकल करता है और ये फनिकल ओव्यूल को जोड़ देता है। जिस जगह पे जुड़ता है वो है हाइलम। और ये ओव्यूल के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती है, पहला आउटर इंटेगुमेंट और दूसरा है इनर इंटेगुमेंट। इस मेम्ब्रेन चारों तरफ से तो घिरा हुआ है लेकिन एक जगह ओपनिंग है, मतलब एक छेद है। उस छेद को हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब ये छेद का काम क्या है भाई, इसी रास्ते से तो मेल गैमेट अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइक्रोपाइल के पास वाला जो रीजन है, इस रीजन को माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं और ठीक इसके अपोजिट वाला रीजन जो है इसको हम लोग क्लेजर पोल कहते हैं। मतलब ओव्यूल के दो पोल हो गए, जैसे अर्थ का दो पोल होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी तरह से ओव्यूल के भी दो पोल हैं। एक पोल हो गया आपका माइक्रोपाइलर पोल और दूसरा हो गया क्लेजर पोल। अब इसके अंदर मतलब इतने सारे सुरक्षा के बीच में एक एम्ब्रायोसैक प्रेजेंट है। ये एम्ब्रायोसैक फर्दर डेवलप करेगा और उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेगा। हम लोगों ने अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जिसमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स है और बीच में एम्ब्रायोसैक है और उसके चारों तरफ एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का लेयर है जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसैक है जिसे हम लोग मेगा स्पोरोसेल इस एम्ब्रायोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसके चारों तरफ न्यूट्रिटिव टिश्यू की लेयर होती है, इसे हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। अब एम्ब्रायोसैक जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये मियोसिस डिवीजन करता है। मियोसिस डिवीजन अगेन कम हियर, व्हाट डज इट मीन? Meiosis, the reduction division where the chromosome numbers becomes half and a mother cell forms 4 daughter cells. Means if the mother cell have 2 end, then the daughter cells have end. So embryo cells, that is female gametophyte, inside it megaspore mother cell is present and this megaspore mother cell undergo the process of meiosis division to form megaspore by the process of megasporogenesis.
के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है और ये मेगास्पोर मदर सेल जो है ये मियोसिस डिवीजन करेगा और मियोसिस डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बनाएंगे। किस प्रोसेस के द्वारा? तो वो उस प्रोसेस का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो 4 मेगास्पोर बने इनमें से 3 डीजनरेट कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है और सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो फर्दर डेवलप करता है और एक इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 7 न्यूक्लियाई, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें होता कैसे। मेगास्पोर जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और फर्दर डिवाइड करके 8 न्यूक्लियस कंडीशन बनाता है, 8 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है, 8 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। अब इनमें से 3 न्यूक्लियस क्लासल एंड की तरफ चले जाते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बन जाता है और एक जगह ग्रुप बना लेते हैं। ये 3 सेल्स का जो ग्रुप बनता है इसको हम एंटीकोडन्स कहते हैं। फिर से सुनेंगे, मेगास्पोर्स 4 बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल से, मियोसिस डिवीजन से 4 मेगास्पोर बने, 4 में से 3 डीजनरेट कर गए, सिर्फ 1 बचा और वो जो 1 मेगास्पोर बचा उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, 3 टाइम्स डिवाइड करता है और 8 न्यूक्लियस बनाता है जिसमें से 3 क्लासल एंड की तरफ जमा हो जाते हैं, उनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बन जाता है और इनको तब हम लोग कहते हैं एंटीकोडन्स। 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अपने आप को अरेंज कर देता है। इनमें से 2 जो है वो सिनर्जिड्स बना लेते हैं और सिर्फ 1 न्यूक्लियस जो है वो 1 न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है। मतलब यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आए, ऊपर में 3 प्लाज्मा एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 आए जिसमें से 2 हेल्पर सेल बन गए जो एक को होल्ड करके रखेंगे और उस 1 न्यूक्लियस जो है सिनर्जिड के साथ है, बचे 2 और ये जो 2 न्यूक्लियस जो है बीच में आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इस तरह से एक मैच्योर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक में एक कंडीशन जनरेट होता है जिसमें 7 सेल्स होते हैं और 1 न्यूक्लियस होता है। अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से है, ऊपर में एंटीकोडल 3 न्यूक्लियस 3 सेल्स, नीचे में 2 सिनर्जिड्स और 1 न्यूक्लियस और बीच में 2। इस तरह से ये अरेंजमेंट मैच्योर ओव्यूल में होता है। अब जब भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पड़ेंगे वहां से पॉलन ट्यूब डेवलप होगा, पॉलन ट्यूब के थ्रू जब मेल गैमेट यहाँ पहुंचेगा तब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। अब तक हम लोगों ने देखा कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं। दोनों अलग अलग जगह पे बन रहे हैं, लेकिन जब तक ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं करेंगे जाइगोट नहीं बनेगा और जाइगोट अगर नहीं बनेगा तो एक नया बेबी प्लांट नहीं बनेगा। तो इसके लिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फीमेल गैमेट का मिलना जरूरी है और इसके लिए ट्रांसफर होना जरूरी है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि फीमेल गैमेट जो है वो नन मोटाइल होता है, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते, एक जगह स्थिर है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है, सल्फर मटेरियल स्टोर होते हैं इसी तरह। इसीलिए मेल गैमेट जो है वो जनरली ट्रांसफर होता है। प्लांट के केस में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए स्टमेन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू। अब ये मेल पॉलन ग्रेन्स इनका ट्रांसफर होना है कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, पिस्टल में। अब पिस्टल में कहां पर? तो पिस्टल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आएंगे कहां से? स्टामेन के एंथर से।
स्टामेन के एंथर से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड होंगे और वो स्टिग्मा पर आएंगे। लेकिन मेन रिप्रोडक्टिव स्टामेन से पिस्टल तक पहुंचना, इसके लिए कुछ ना कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, अपने आप नहीं होता। अब किसी किसी फूल में अगर हम बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू भी हो सकता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं कि पॉलिनेशन है क्या। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां से, एंथर से स्टिग्मा तक, इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है, एक ही प्लांट में, एक ही फूल में हो सकता है, या एक ही प्लांट के दूसरे फूल में भी हो सकता है, या फिर एक प्लांट के एक फूल से दूसरे प्लांट के दूसरे फूल में भी हो सकता है। और उस बेसिस पर पॉलिनेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ऑटोगैमी, एक्टिनोगैमी एंड ज़ेनोगैमी। किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किस फूल में हुआ। अगर एक फूल में सेम फ्लावर में हो रहा है तो हो गया ऑटोगैमी। सेम फ्लावर का मतलब एक ही फूल में स्टामेन के एंथर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड हुआ और उसी फूल के स्टिग्मा पर वो गिरा, वहां पर वो लैंड किया। अगर सेम फ्लावर हुआ, उसी फूल में ये काम हुआ, तो ये हो गया ऑटोगैमी। बहुत सारे फ्लावर, बहुत सारे प्लांट्स इसी तरह का ऑप्ट करते हैं सिचुएशन। कैसे? कुछ फ्लावर जो है बर्ड कंडीशन में ही उनमें पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब फूल खिला ही नहीं, कली अवस्था में रह गया, स्टामेन और पिस्टल मैच्योर हो गए, स्टामेन से एंथर निकला और पिस्टल में ट्रांसफर हो गया, तो वो खिला नहीं, वैसे कली अवस्था में ये काम हो गया। और कुछ फ्लावर में ऐसा होता है, फूल खिल गए और स्टामेन और पिस्टल दोनों साथ में मैच्योर हो, मतलब दोनों एक ही साथ बड़े हुए, दोनों एक ही साथ मेल गामेट पॉलन ग्रेन और वो सारे प्रोड्यूस करेंगे और ऐसा सिचुएशन होगा कि उसी फूल में वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। फिर से ऑटोगैमी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। याद रखिए एक ही फूल में होगा, यहाँ पे 2 फूल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम एक्टिनोगैमी की बात करते हैं, यहाँ पे 2 फूल चाहिए। ये 2 फूल कहाँ से आएगा? एक ही प्लांट पर ये दोनों फूल होने चाहिए। यहाँ पे क्या था? सिर्फ एक फूल ऑटोगैमी में, लेकिन इसके पास जब हम आएंगे एक्टिनोगैमी में, यहाँ कितने फूल चाहिए? 2 फूल चाहिए। एक, वो भी कहाँ पर? एक ही प्लांट में, मतलब ये दोनों फूल एक ही प्लांट में रहेंगे और एक फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और हो जाएगा दूसरे फूल के स्टिग्मा पर और ये दोनों फूल एक ही प्लांट में रहेंगे। इसको हम बोलेंगे एक्टिनोगैमी। लेकिन जब हम ज़ेनोगैमी की बात करते हैं, यहाँ भी 2 फूल चाहिए, लेकिन ये दोनों फूल एक ही प्लांट के नहीं होंगे, दोनों अलग अलग प्लांट के होंगे। मतलब एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स आएगा और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा। इसको हम बोलेंगे ज़ेनोगैमी। ये तो हो गए पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कितनी तरह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की। भाई अब जाना है आपको, अगर स्कूल जाना है या घर जाना है, या तो आप ऑन फुट जाते हो, पैदल जाते हो, या फिर आप कुछ वैकल्पिक साधन का इस्तेमाल करते हो तब ना जाते हो। अगर घर दूर है तो पैदल जाओगे नहीं, आप साधन इस्तेमाल करोगे, साइकिल, गाड़ी जो भी हो आप साधन इस्तेमाल करोगे। उसी तरह से पॉलन ग्रेन्स का भी ट्रांसफर होना है, अपने आप तो होगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ साधन चाहिए। नेचर ने वो सारे साधन दे दिए हैं। कौन कौन से? विंड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट और एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। मतलब ये सारे साधन बना देंगे, गाड़ियां बना देंगे, पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ लेके जाएंगे और स्टिग्मा तक पहुंचा देंगे। अब विंड के थ्रू जो पॉलन
अब विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तब उसका कुछ अलग खासियत होगा उस फूल का। वाटर के थ्रू अगर हो रहा है तो उसका अलग खासियत होगा, और इंसेक्ट और एनिमल्स के थ्रू होगा तो उसका अलग खासियत होगा। अब सबका हम थोड़ा खासियत बात करते हैं। विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसकी खासियत क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स जो है वो हल्के होते हैं और हेयरी होते हैं। इससे फायदा क्या होगा? वो आसानी से हवा में फ्लोट करेगा। कुछ एक पॉलन ग्रेन्स में विंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब पंख जैसे बने हुए रहते हैं जो उनको हवा में तैरने में मदद करता है। और यहाँ पर फूल जो है वो जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन जब हम वाटर के थ्रू पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो पानी में आराम से फ्लोट कर सकते हैं, पानी में सड़ेंगे नहीं, आराम से रहेंगे और तैरते हुए वो अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। मंजिल कौन सी? स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम इंसेक्ट और एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लावर्स को काफी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत किस प्रकार की? इंसेक्ट और एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। भाई अट्रैक्ट कैसे करेंगे? लालच देना होगा ना। लालच कैसे देते हैं? तो यहाँ पर फ्लावर जो है अपने आप को कलरफुल बनाते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। कलरफुल रहेंगे, नेक्टर रहेंगे और साथ में स्मेल भी रहेगी। ये तीनों चीजें रहेंगी तो इंसेक्ट और एनिमल्स को अट्रैक्ट होंगे। अरे भाई फ्लावर, अगर गुलाब का फूल बहुत सुंदर अगर लगता है देखने में और उसे खुशबू अच्छी आती है तो एक बार उसके पास जाते हो या नहीं जाते हो? जाते हैं ना। तो इंसेक्ट और एनिमल्स से जहां पर पॉलिनेशन होगा वहां का फ्लावर जो है वो कलरफुल, रंगीन होगा, बड़ा होगा और नेक्टर प्रोड्यूस करेगा। इंसेक्ट आएगा कलरफुल देख करके और नेक्टर को देख करके तो उसकी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, और जब वो उस फूल से उड़ करके दूसरे फूल में जाएंगे तो उनकी बॉडी में जो पॉलन ग्रेन्स चिपके हुए हैं वो उस फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। और इस तरह से इन सारे पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जाना। हमने ये जाना कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पॉलन ग्रेन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। हमने ये जाना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल के अंदर एग न्यूक्लियस कैसे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमने जाना कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर में कैसे होता है पॉलिनेशन के थ्रू। इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में सॉल्व करके रखना है और उसको याद करना है। बोर्ड से जुड़ा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा सा याद करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज इट्स रोल इन प्लांट्स। बहुत ही सिंपल है, फूल की परिभाषा लिखनी है, सबको पता है फूल कैसा होता है देखने में और क्या काम करता है ये सबको पता है ना। फूल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या काम करेगा? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये आपको सजाकर सुंदर से लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर का मतलब क्या होता है? टिपिकल फ्लावर मतलब वो फ्लावर जिसमें सारे फ्लावर के सारे पार्ट्स हो। मतलब फ्लावर के 4 पार्ट्स थे ना, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, काइलोसियम, या फिर सेपल्स, पेटल्स, स्टमेन एंड पिस्टल। ये 4 पार्ट्स होते हैं ना। तो जिस फ्लावर में ये 4 पार्ट्स रहेंगे उनको हम टिपिकल फ्लावर कहेंगे। जिस भी फ्लावर में आपको ये 4 पार्ट्स मिल जाएंगे ये टिपिकल फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है। लेकिन अगर किसी फ्लावर में 4 में से कोई भी एक गायब हो जाएगा तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। तो यहाँ पर आपको टिपिकल फ्लावर के पार्ट्स लिखने हैं। होपफुली आप इसको लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। हमने पढ़ा था ना पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है एंथर में, तो वहां पर स्पोरोजेनस सेल्स में जिस प्रोसेस के थ्रू पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा उसको डिफाइन करेंगे हम। मेगास्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल के
अंदर एम्ब्रायो सैक में मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेंगे, जिस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे इसको डिफाइन करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रायो सैक। हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में एक एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर पूरा बनाया था। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन डायग्राम बोर्ड पर बनाया था, उसको पूरा समझा था कि 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई कंडीशन कैसे प्रोड्यूस होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्क्राइब करना है। और याद रखिए जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे डिस्क्राइब करने के लिए वहां पर डायग्राम जरूर बनाएंगे। बिना डायग्राम के बायो का आंसर लिखना अधूरा होता है। क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है तो यहाँ डायग्राम बनाएंगे, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम। कहाँ पढ़ा था हमने टैपिटम? स्पोरोजेनस सेल्स कहाँ थे? माइक्रोस्पोर में, वहां पढ़ा था ना हमने। एंथर के अंदर बाइलोब स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर थे वहां पर एक लेयर था टैपिटम। ये क्या रोल प्ले करता है सबको पता है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन देगा, किसको देगा ये आप लोगों को खोज कर लिखना है, किसको देगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेशन सबको पता है क्यों हो रहा है, अब तो सबको पता होगा क्यों हो रहा है, कैसे होगा, तो उसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करनी है कि पॉलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होगा, कौन कौन सी चीजें उसकी हेल्प करेंगे ट्रांसफर होने में, उनके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद हम आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, नेम देम। अब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एक ही फूल में हो रहा है या एक फूल से दूसरे फूल में हो रहा है एक ही प्लांट में, या एक फूल जो है एक प्लांट के एक फूल से दूसरे प्लांट के दूसरे फूल में ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस बेसिस पर आप पॉलिनेशन का टाइप्स लिखेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोगैमी एंड ज़ेनोगैमी। ये दोनों तो पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस आपको पॉइंट वाइज लिख लेना है। आपके पास बुक भी है, आप उसकी हेल्प लेकर के ये काम कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ बिग लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर। आराम से बना सकते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स को आप दिखा सकते हैं। जाहिर सी बात है 4 पार्ट्स दिखा रहे हैं, कैलेक्स, कोरोना, एंडोसियम एंड लाइकोसियम, या सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड पिस्टल। आप उसको दिखा दीजिए डायग्राम बना करके। नेक्स्ट है और मैच्योर एम्ब्रायो सैक बनाना है जिसमें आपको 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन, उसको बकायदा नाम लिख करके डिफरेंट पार्ट्स का नाम लिख करके बनाएंगे। और तीसरा बनाएंगे और मैच्योर एंथर, और मैच्योर एंथर जिसमें 4 लेयर्स रहेंगे और स्पोरोजेनस टिश्यू भी रहेंगे। ये डायग्राम आप बनाएंगे। आपको ये अब तक मैंने जितना रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने आपको समझाया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।